हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप सबका मेडिक्विज हब यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर नर्सिंग एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नॉर्सेस, डीएसएसबी, ईएसआईसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके अंदर अपन इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस अपन देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो अपन देखेंगे। तो वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो में हम क्वेश्चन चालू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। और इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन का सीक्वेंस लिए गया है, सिंपल टू हार्ड, सिंपल टू हार्ड। एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे और आपको लगेगा सर तो क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो कुछ अच्छा मैटर नहीं है, लेकिन वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आई डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर 10 क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक या दो क्वेश्चन पक्के आप इससे सही करके आएंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। इस एक छोटे से वीडियो से कम 10 से 20 जो क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर होंगे और एक या दो क्वेश्चन इस 10 क्वेश्चन में से पक्के आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Which of the following elementary canal is most common location of कॉन्स डिजीज़? कॉन्स डिजीज़ के लिए एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी जीआई ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट जिसको भी बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, और इसके अंदर आपकी जो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसके अंदर रेक्टम, ये वाला पोर्शन इसमें आता है। ठीक है, तो इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इनमें से कौन से पार्ट के अंदर कौन सी डिजीज अफेक्टेड होती है? तो ऑप्शन देखिएगा। डिसेंडिंग कोलोन, जो कोलोन लार्ज कोलोन होता है उसमें असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम, 4 पार्ट होता है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और थोड़ा सा पोर्शन सिग्मोइड कोलन का, और ऐसे आपका रेक्टम। ठीक है, ये इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो जहाँ पे जो डिसेंडिंग जो असेंडिंग वाला है, और यहाँ पे क्या होती है आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ पे अटैच होती है। तो इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल इलियम, टर्मिनल एनियम। अब देखते हैं कॉन्स डिजीज़ क्या होता है। कॉन्स डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़, यह है एक बोवेल इंफ्लामेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल की वाल होती है उसकी लेयर में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने से इसके अंदर जो होती है बहुत ज़्यादा ये सूज जाती है, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिससे जो ल्यूमन है वो कम हो जाता है और ब्लीडिंग होने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बोवेल इंफ्लामेटरी जो डिजीज़ होती है उसके मोस्टली 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक जो डिजीज़ है जिसका नाम है आपका क्रॉन्स डिजीज़, और दूसरी जो डिजीज़ है उसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, कॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेशन का मतलब है कि अल्सर होता है। अल्सर मोस्टली कहाँ आपको देखने को मिलता है? जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अपने को मोस्टली अल्सर देखने को मिलता है। चाहे आपके स्टोमक होता है तो भी जो इनर लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का म्यूकस मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाना क्या कहलाता है? अल्सर कहलाता है। वो डीप भी हो सकती है, जैसे पेप्टिक अल्सर होती है उसमें 2 to 3 लेयर तक डीप हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में डैमेज होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सा पार्ट अफेक्टेड रहता है? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की इनर मोस्ट लेयर जो होती है, इनर मोस्ट लेयर है वो यहाँ पे अफेक्ट होती है। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये इसके अंदर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो आपका सिग्मोइड कोलन के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। सिग्मोइड कोलन या रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन, ये जो पोर्शन होता है उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये इनर मोस्ट लेयर में। और कौन सी डिजीज़ है वो क्या होती है? अफेक्ट करती है किसको? अफेक्ट ऑल लेयर, और लेयर को ये अफेक्ट करती है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कहाँ है? मोस्ट कॉमन साइट जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है आपका टर्मिनल इलियस, टर्मिनल
इलियस, ये वाला जो साइट है वो यहाँ का इसका जो मोस्ट कॉमन साइट कौन सा कहलाएगा, टर्मिनल इलियस। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन साइट अपन देखते हैं तो आंसर इसका जो आंसर है कौन डिजीज़ का, तो वो रहेगा आपका टर्मिनल इलियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया, कौन सी डिजीज़, बोवल इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है इस, और बोवल इन्फ्लामेटरी डिजीज़ दो टाइप की होती है, कॉन्स डिजीज़, ठीक है, एक तो होती है क्रॉन्स डिजीज़ और एक होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, इसकी मोस्ट कॉमन साइट कहाँ है, इसकी मोस्ट कॉमन साइट आपका हो गया टर्मिनल इलियम। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट, इसकी मोस्ट कॉमन साइट आपका सिग्मोइड कोलोन रेक्टम। और पर ये कहाँ होती है, इसका जो बात सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट बात ये है क्या, ये अफेक्ट किसको करती है, अफेक्ट इनर मोस्ट लेयर, और ये जो अफेक्ट करती है वो ऑल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, ऑल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, वो भी किसके, आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट, और थोड़ा सा पोर्शन आपका टर्मिनल इलियस कौन सा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, टर्मिनल, टर्मिनल से समझ में आ रहा, जंक्शन है कहीं, टर्मिनल इलियस, इलियस जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो अटैच होता है उस वाले पोर्शन को अपन बोलते हैं टर्मिनल इलियस। और ये जो मोस्ट कॉमन साइट होती है आपका कॉन्स डिजीज़ की, अल्सरेटिव कोलाइटिस सिग्मोइड कोलन रेक्टम होता है, जिसको कि अफेक्ट करता है आपका इनर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा आपकी इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट फॉर ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन, स्टूल ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन में। पहले एम्स के एग्जाम में पूछा गया है, ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्या लिया जाता है, क्या लिया जाता है, सैंपल, सैंपल पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है, सैंपल, तो इसके लिए सैंपल क्या लिया जाता है, स्टूल लिया जाता है। क्या लिया जाता है, स्टूल। इसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस की अपन बात करें तो इंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट के अंदर, जीआई ट्रैक्ट की माइन्यूट ब्लीडिंग, माइन्यूट ब्लीडिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। माइन्यूट इसका मतलब क्या है कि जैसे ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या ब्लीडिंग होती है तो आपको टेरी स्टूल या फिर ब्लैक स्टूल के रूप में दिख जाती है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ होती है, कैंसर जैसी जो डिजीज़ होती है उसमें क्या थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है और उसका पता नहीं लग पाता है। तो उसका पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस जो माइन्यूट ब्लीडिंग होती है तो उसमें क्या चेक किया जाता है, ब्लड सेल को, ब्लड सेल्स आरबीसी और ये है या नहीं है, वो स्टूल में, स्टूल के अंदर आरबीसी और ये है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए अपन क्या लेते हैं, स्टूल सैंपल लेते हैं, और उसके जो सैंपल लेते हैं और जो टेस्ट करते हैं उसको बोला जाता है ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन। उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है, इसका जो किसमें करते हैं उसका भी आप देख लीजिए। इसका जो देखने को मिलता है कोई कोलोन कैंसर या फिर पोलिप्स, इंटेस्टाइनल पोलिप्स, इंटेस्टाइनल पोलिप्स वाली कंडीशन में ये देखने को करते हैं। माइन्यूट जो ऐसी होगा आप एक आई से देख नहीं सकते, ऐसी ब्लीडिंग का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे बोला जाता है ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन, जिसके लिए स्टूल सैंपल लिया जाता है। और इसकी प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, तो देखिए फ्लूइड इनटेक लिमिट ओनली फॉर 1 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर फ्लूइड का कोई इसमें ज़्यादा नहीं रहा जाता है। ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन जो किया जाता है, माइन्यूट ब्लीडिंग चेक करनी है। अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो पानी का तो क्या इसमें ज़्यादा रहता है, रोल रहता है, पानी रहेंगे तो वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हाँ स्वप्नर है तो लिमिट तो नहीं कर सकते, पानी थोड़ा ज़्यादा पिला सकते हैं लेकिन कम तो नहीं करना होता है। तो ये कम कहाँ किया जाता है, जैसे किडनी डिजीज़ होती है उसके अंदर लिमिट किया जाता है, एक्यूट किडनी डिजीज़ या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर।
नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखें, एनपीओ फॉर 12 आवर्स प्रायर टू ऑब्टेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेशेंट को क्या किया जाता है, स्टूल ब्लड एग्जामिनेशन करने से पहले, ओकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन करने से पहले 12 आवर्स का एनपीओ रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, पेशेंट जो पहले खाया, अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग स्टूल कम बनेगा तो उसमें आसानी से देख सकेंगे, और अब जो अनुपात है रेड ब्लड सेल्स का और ब्लीडिंग का, तो वो आराम से पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेन आंसर रहेगा आपका एनपीओ। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। सॉरी, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यहाँ पे ये नहीं रहता है। मील लेस डाइट, खाना खाना थोड़ा लिमिट करना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अपन यहाँ पे 12 आवर्स के लिए जो बेस्ट आंसर अपना रहेगा, ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बेस्ट आंसर जो अपना रहेगा वो है आपका 12 आवर प्राइस जो एनपीयू रखना चाहिए, जिससे अपन आराम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं छोटी सी ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स प्रिपेयरिंग टू असिस्ट द फिजिशियन टू एग्जामाइन द क्लाइंट स्किन विथ वुड लाइट डू विच। कोई पेशेंट ओपीडी में आया है और डॉक्टर फिजिशियन उसको चेक कर रहा है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन की डिसऑर्डर के बारे में, स्किन डिसऑर्डर को जो चेक करता है उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके ओपीडी में पेशेंट आया हुआ है और वो स्किन का एग्जामिनेशन कर रहा है किसके अंडर में, वुड लाइट के अंदर। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वुड लाइट क्या होती है। तो देखिए, ये है जो वुड लाइट है, ये है आपकी वुड लाइट है। यहाँ ब्लू कलर की लाइट होती है और यहाँ पे बीच में एक लेंस होता है जो क्या करता है, मैग्नीफाई इमेज देता है। मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, जूम करके अपन अपनी स्किन को देख सकते हैं, जिसमें उसके हेड, जो भी पिंपल्स या कुछ भी चीज़ें उसके हेड वगैरह अपन आराम से देख सकते हैं। तो ये वुड लाइट में एग्जामिनेशन कर रहा है, तो उसमें नर्स क्या प्रिपेयर करेगी। तो आंसर देखिएगा, ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। टेल द क्लाइंट द प्रोसीजर इज पेनलेस, हाँ ये बोल सकते हैं, प्रोसीजर में कोई पेन नहीं होता है, उस पेशेंट को अश्योर कर सकती है, आंसर हो सकता है। सेव द स्किन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ओपीडी में कोई सेव करने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे ही चेक कर सकते हैं। प्रिपेयर ए लोकल एनेस्थेटिक की यहाँ पे जरूरत नहीं, तो राइट आंसर आपका ये रहेगा। तो यहाँ पे वुड लाइट की इमेज का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एग्जामिनेशन तो नहीं है, अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। इंस्पेक्शन 4 चीज़ पढ़ते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। असेसमेंट करने के चार चीज़ें से अपन चेक करते हैं, ठीक है। आई पप्पा 4 चीज़ होती है, लंग्स वगैरह जो भी चीज़ अपन चेक करते हैं तो इंस्पेक्शन करते हैं, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इंटेस्टाइनल में अलग होता है, इंस्पेक्शन किया फिर अपन ऑस्कल्टेट करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, परकशन और पाल्पेशन करेंगे। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है आपका, जीआई के लिए आईएपीपी होता है, आईएपीपी, और आई पप्पा में आप किसके लिए होता है, लंग्स वगैरह दूसरी चीज़ों के लिए। इफ़ ब्रीथिंग साउंड आर ओनली हियर्ड ऑन द राइट साइड आफ्टर इंट्यूबेशन, किसी भी पेशेंट को, एक पेशेंट है जिसको इंट्यूबेटेड किया गया है, इंट्यूबेट करने के बाद ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, हियर लंग साउंड, हियर लंग साउंड को सुन रहे हैं, तो उसको एक साइड, राइट साइड में ही सुनाई दे रही है, दोनों साइड में नहीं सुनाई दे रही। मतलब क्या है, ट्यूब जो है किसी एक ट्रीकिया के पार्ट में प्लेस हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सट्यूबेट, वेंटिलेट फॉर 30 सेकंड। डायरेक्ट एक्सट्यूबेट करने की जरूरत नहीं है ना, अपन उस ट्यूब को थोड़ा सा पीछे खींच के भी तो देख सकते हैं, पीछे खींच के वापस हियर कर सकते हैं, अगर आवाज़ सही आ रही है तो ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर, सॉरी, नेक्स्ट, द पेशेंट्स प्रोबेबली ओनली हैज़ वन लंग, ऐसा नहीं हो सकता, लंग्स वो पहले ही हिस्ट्री ले ली होती, तो इसमें वो आश्चर्य नहीं हो सकता और क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। नेक्स्ट, यू हैव इंट्यूबेटेड स्टोमक, स्टोमक में इंट्यूबेट होगा तो कोई भी आवाज़ भी नहीं आएगी, उसको हियरिंग नहीं सुनाई देंगी। अगर स्टोमक में इंट्यूबेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्टोमक इंट्यूबेट होगा तो क्या होगा, एब्डोमन डिस्टेंशन होगा, एब्डोमन डिस्टेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, गर्गलिंग साउंड यहाँ पे सुनाई देती, एब्डोमेन डिस्टेंस से पता लग जाएगा कि ये स्टोमक इंट्यूबेटेड हुआ है। पुल द ट्यूब बैक एंड लिसन अगेन, राइट आंसर। यहाँ पे ये आपका क्या हो सकता है, राइट आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं, यही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डाइजेपाम इज प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट विथ एंजाइटी। एक पेशेंट है जिसको डाइजेपाम प्रिस्क्राइब किए एंजाइटी, तो द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एक्सपेक्ट विच साइड इफेक्ट है। डाइजेपाम का क्या साइड इफेक्ट होता है? डाइजेपाम क्या है? डाइजेपाम एक बेंजोडाइजेपिन बेंजोडाइजेपिन क्लास की मेडिकेशन है, जिसके अंदर और जैसे मिडाजोलाम करके आता है, ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती है, ठीक है। और ये एंजाइटी, एंजोलाइटिक्स, स्लीप डिसऑर्डर वगैरह को ठीक करने के लिए दिया जाता है। नींद नहीं आती है उसके लिए भी ये यूज़ की जाती है, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए इसको दी जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा? साइड इफेक्ट में आपका स्लीपीनेस होगा, ये दे रहा है तो क्या होगी? एक्सेसिव स्लीप। इससे क्या होगा? एक्सेसिव स्लीप। जब एक्सेसिव स्लीप होगा तो अपन क्या है, कोई भी काम है आराम से कर नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन देखिएगा इसके, इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन कोऑर्डिनेशन। ज़्यादा स्लीप में रहता है तो कोई भी काम में कोऑर्डिनेशन नहीं बना चाहिए। इसीलिए जो भी डाइजेपाम लेते हैं तो बोलते हैं पेशेंट को, जो भी पेशेंट एंजोलाइटिक या साइकेट्रिक मेडिकेशन लेते हैं तो उनको बोला जाता है जब भी आप ड्रग ले तो ड्रग लेने के बाद आपको क्या है, ड्राइविंग नहीं करनी है। कोई भी ऐसा काम जिसमें स्किलफुल काम है वो नहीं करना होता है, क्योंकि स्किलफुल काम बीच में एकदम से नींद आ जाती है। तो जितने भी साइकेट्रिक ड्रग है उसके नर्सिंग प्रिकॉशन क्या रहता है? साइकेट्रिक ड्रग या जो सेडेशन करने वाली या फिर स्लीप वाली मेडिकेशन है उसका मेन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पेशेंट को अवॉइड करना है कोई भी स्किलफुल काम करने के लिए जिसमें अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत हो, वो काम करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि साइड इफेक्ट होगा कि वहाँ पे इन कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे कफ यहाँ पे नहीं हो सकता। इसका जो 5 का आंसर है वो आपका इन कोऑर्डिनेशन रहेगा, ठीक है। हाइपरटेंशन ऐसा नहीं देखा जाता, इन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया गिवन इट। स्पाइनल एनेस्थीसिया also known as रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया भी बोला जाता है, या स्पाइनल एक्सियल रीजनल एनेस्थीसिया भी बोला जाता है। एनेस्थीसिया मतलब सुन करना किसी भी पार्ट को, और ये क्या है? टारगेट एनेस्थीसिया करता है, ठीक है, टारगेट किसी पार्ट का। और ये मोस्टली जो अपन यूज़ करते हैं बिलो अम्बिलिकस से यूज़ किया जाता है। बिलो अम्बिलिकस से नीचे जो भी सर्जरी होती है, बिलो अम्बिलिकस सर्जरी के लिए ये यूज़ किया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। आजकल पर्टिकुलर पार्ट जैसे शोल्डर वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसको मतलब पर्टिकुलर पार्ट जो रीजनल एनेस्थीसिया होता है उसमें भी वो आता है, ब्लॉक दिया जाता है, ठीक है, वो भी यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको मोस्टली जो सर्जरी होती है बिलो अम्बिलिकल सर्जरी, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो गया आपका, किडनी का नीचे से वाला जो पोर्शन हो गया, अगर LSCS जैसी कंडीशन हो गई, फुट का या कोई हिप रिप्लेसमेंट या कुछ ऐसा कर रहे हैं, या किसी टाइप का फ्रैक्चर हो गया है, तो उस वाली कंडीशन में क्या किया जाता है, अम्बिलिकस से नीचे वाले पार्ट के अंदर जो लंबर स्पाइन है उसमें लंबर स्पाइन का जो L3 L4 वाला पोर्शन होता है वहाँ पर क्या है, मोस्ट कॉमनली अपन एक ड्रग इंड्यूस किया जाता है एनेस्थीसिया की, जो चाहे ओपोइड्स हो सकता है, ओपोइड में जैसे कि फेंटानिल वगैरह, फेंटानिल, या फिर जो एनेस्थेटिक ड्रग होती है जो रोपिन और लिग्नोकेन के साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। कहाँ दिया जाता है? सब एरेक्नोइड स्पेस। स्पाइनल कोड के पास जो लेयर होती है सब एरेक्नोइड स्पेस, एरेक्नोइड लेयर होती है उसमें, ये तो आपकी स्पाइन हो गई, ये क्या है? स्पाइन। और ये जो लेयर है एरेक्नोइड लेयर, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस। तो एक नीडल के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, ड्रग इंस्टिल कर दिया जाता है इस स्पाइनल एनेस्थीसिया में, जिससे यहाँ पे ये क्या करती है, प्रेशर बना लेती है। तो सिग्नल क्या होता है, जो सिग्नल है आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन है, वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाता है, और उससे क्या होगा, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को क्या है, पेशेंट को जो सेंसेशन है, सेंस मतलब जो उसको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन
उसको कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, लेकिन दर्द का एहसास यहाँ पे नहीं होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को फ्लैट लेटाया जाता है, 4 से 5 घंटे तक फ्लैट लेटाना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करें यहाँ पे, पोस्ट ऑपरेटिव क्या ध्यान रखना चाहिए, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो फ्लैट पेशेंट रहता है, पिल्लो अवॉइड, पिल्लो अवॉइड, पिल्लो पिल्लो अवॉइड किया जाता है क्योंकि हेडेक होने का चांसेस रहता है बाद में। ड्रग्स और इसमें फ्लूइड थेरेपी में अपन क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं फ्लूइड थेरेपी यहाँ पे। और पोस्ट ऑपरेटिव क्या रखना है, पेशेंट का फ्लूइड अवॉइड, पिल्लो। जब भी स्पाइनल दिया जाता है तो उसको पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में नहीं रखना है, सुपाइन पोजीशन में ही रखना है। कौन सी पोजीशन कहा जाए तो सुपाइन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया L3 L4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, व्हाट इज डायनोफेजिया। डायनोफेजिया, डायनोफेजिया, देखो फेजिया वर्ड दो तरह से होता है यहाँ पे, मैं आपको एक क्लियर बता दूँ यहाँ पे। एक तो होता है ये फेजिया, पीछे के वर्ड की बात कर रहे हैं, एक ये होता है फेजिया। एस का मतलब होता है स्लीप, जी मतलब आपका जीआई से। तो ये तो बात हो गई कि जीआई मतलब फेजिया है, तो यहाँ पे स्वलोइंग, स्वलोइंग में। और यहाँ पे क्या हो सकता है, दो वर्ड होते हैं, या तो होती है स्वलोइंग में क्या हो सकती है, डिफिकल्टी, और एक होती है आपका पेन, पेन ड्यूरिंग स्वलोइंग, ठीक है। तो ओडिनोफेजिया का मतलब होता है, ओडिनो का मतलब हो गया आपका पेन ड्यूरिंग स्वलोइंग, और डिफिकल्टी इन स्वलोइंग क्या कहलाता है, डिसफेजिया, जीआईए डिसफेजिया। और स्लीप डायनोफेजिया मतलब पेन ड्यूरिंग, तो पेन तो स्लीप मतलब सॉरी स्लीप नहीं, स्पीच यहाँ पे देखिएगा, एस मतलब होता है स्पीच। तो यहाँ पे अगर आप डिफ़िकल्टी इन स्पीच अगर है तो उसको बोला जाता है डिसफेजिया, एस वाला वर्ड ये ध्यान रखिएगा, एस मतलब स्पीच, जी मतलब जीआई से रिलेटेड है। तो डायनोफेजिया का मतलब आपका क्या हो गया, पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग।